हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2023 के अप्रैल शिफ्ट के पेपर जो 10 अप्रैल को हुआ है। शिफ्ट 1 पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है जो हमने बच्चों से सवाल पूछकर बनाया गया है, तो इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, बट मोर और लेस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का सवाल पूछे गए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपन पहले नंबर सवाल से। प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 केमिस्ट्री का, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी सारे सवाल आते हैं इसमें से। आइए देखें हमसे क्या पूछा गया है। हमें यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, डायमेटिक है और ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है। तो पहले ऑक्टेडल की अगर बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। तो ऑक्टेडल तो सारे के सारे हैं। और फिर हमसे ये पूछा है कि इसमें लो स्पिन कौन सा है, डाया कौन सा है, वो भी हमें देखना है। तो ये एक एक करके देखते हैं। तो पहले सवाल की अगर बात करें अपन, या पहले कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो यहाँ पर कोबाल्ट का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। कोबाल्ट लगा अपन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +x मान लें, तो यहाँ पर x क्लोरीन के ऊपर चार्ज अगर देखें क्लोराइड के ऊपर, तो यहाँ पे -6 आएगा ओवरऑल, और ये नेट चार्ज आपका -3 की वजह से x जाएगा आपका +3। इसका मतलब यहाँ पर कोबाल्ट आपका +3 की स्टेट में है, और कोबाल्ट 3+ जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर लिखेंगे तो ये 3d6 होता है। जब 3d6 होता है तो यहाँ पर हमें नेचर ऑफ लिगेंड देखना होगा। Cl- आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3d6 के साथ हमारे पास यहाँ पर एक वीक फील्ड लिगेंड है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर नहीं करते हैं। ऑक्टेडल केसेस के अंदर अगर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखें तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट इस तरह से कर जाते हैं, जिसमें आपके ऊपर वाले ऑर्बिटल होते हैं T2g, नीचे वाले ऊपर वाले Eg ऑर्बिटल्स, नीचे वाले T2g ऑर्बिटल्स। और D6 कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, सिंस वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेंगे, तो 4th इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर, 5th और 6th आपका नीचे जाएगा। तो इससे से आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड हेंस ये कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। अगर सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी कोबाल्ट आपका +3 की स्टेट में। अगर कोबाल्ट +3 है तो अगेन आप देख सकते हैं, जैसे भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये अगेन आपके पास 3d6 है, और यहाँ पे जो लिगेंड है फ्लोरीन। हैलोजेंस आमतौर पे आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, या फिर ऐसे लिगेंड जिसके अंदर डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, या फिर हैलोजेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसमें भी एग्जैक्टली यही सिनेरियो होगा। यहाँ पे भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एंड हेंस ये कंपाउंड भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। अगर थर्ड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी कोबाल्ट आपका +3 की स्टेट में। आप देख सकते हैं अमोनिया पे कोई चार्ज होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 होगा। कोबाल्ट अगर +3 है, बट इस केस में अपने पास जो लिगेंड है वो आपका अमोनिया है। अमोनिया आपका आमतौर पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है। अगर डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, कार्बन होते हैं, तो लिगेंड आपके नॉर्मली स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करेंगे तो पहले 2, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन को आप इससे पेयर अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास 0 होंगे, ये कंपाउंड आपका डाया होगा। इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग पेयर अप कर देते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो इससे कॉम्प्लेक्स को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका लो स्पिन भी है, ऑक्टेडल भी है, और डायमैग्नेटिक भी है। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ के अंदर आयरन अगर आप देखें +3 की स्टेट में, आयरन 3+, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए इसका तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, और लिगेंड कैसा है, वाटर नॉर्मली एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि डोनर एटम आपका ऑक्सीजन है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन से फिलअप कर देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। डेफिनेटली कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, एंड हेंस ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो लो स्पिन, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, और अगर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। राइट, तो सेकेंड सवाल एस ब्लॉक केमिस्ट्री से, क्लास 11th। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड एक बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, आपको मालूम भी होगा। वेपर फेज में ये डायमर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ब्रिज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड कंपाउंड अगर देखें NaO2 सॉरी, दिस इज सोडियम सुपर ऑक्साइड। क्या आपको मालूम है कि सोडियम को जब एक्सेस ऑक्सीजन के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ग्रुप 1 के जो
मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ इनका जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली लिथियम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड बनाता है। मेजर प्रोडक्ट की बात करें, अगर सोडियम की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ये बनाता है आपका सोडियम पेरोक्साइड। हालांकि यहाँ पे माइनर फॉर्म में Na2O भी बनता है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। और अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो सोडियम पेरोक्साइड बनता है। सोडियम सुपर ऑक्साइड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अगर इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आपको मेजर प्रोडक्ट सुपर ऑक्साइड मिलता है। हमसे पूछा है कि क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो सिंस आपके सोडियम में पॉसिबली Na2O2 और Na2O ही बनते हैं तो ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोडियम सुपर ऑक्साइड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी अगर ऑप्शन देखें PbEt4 टेट्राथाइलाइड एक बहुत ही कॉमन सा आपका एजेंट होता है जो कि कॉमन कंपाउंड है जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। और टेट्राथाइलाइड आपका एक ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड भी है, राइट, तो ये तो एग्जिस्ट करता ही है। और बेरिलियम के कॉम्प्लेक्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो बाकी सारे कंपाउंड आपके एग्जिस्ट करेंगे। जो आपका ऑप्शन सही आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन ऑप्शन 2। क्यों? क्योंकि सोडियम मेनली आपको बनाता है पेरोक्साइड और माइनर फॉर्म में अगर देखें तो साथ में आपको सोडियम ऑक्साइड भी मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, काफी सिंपल सवाल है और ये सवाल है आपका मोल कॉन्सेप्ट से। क्लास 11 में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस की बात हो रही है यहां पर, ठीक है, इन 28.375 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दे ही रखा है, ठीक है, एट STP। तो STP पे आपको वॉल्यूम दे रखा है और आपसे पूछा है कि कितने मोल्स होंगे और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे सिंपल सवालों में से एक इसको आप बोल सकते हैं, राइट। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर कंडीशंस STP हैं जहां पर प्रेशर आपका 1 बार होगा और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऐसे केसेस में 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम, वो होता है आपका 22.7 लीटर्स। तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होगा तो इतने वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ O2 अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स ऑफ O2 कैन बी कैलकुलेटेड एज वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.7, राइट। अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होगा तो वी लीटर में आपके पास कितने मोल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 28.375 ये आपका वॉल्यूम इन लीटर्स है, अपॉन 22.7 से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.25 मोल्स जाएगा। तो मोल्स अगर आपके पास 1.25 मोल्स आ चुके हैं तो एक तो मोल्स ही पूछा जा रहा था, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर विच इज Na। तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 1.25 Na। Na के लिए अगर मैं 6 इंटू 10⁻23 ले लूं, 10⁻23 ले ले तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 7.5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये इतने मॉलिक्यूल्स, राइट। तो वन ऑफ द वेरी इजी प्रॉब्लम जिसमें आप डायरेक्टली आपको मोल और मॉलिक्यूल्स पूछे गए, तो आप मोल्स निकाल सकते हैं एंड देन Na से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है ये है आपका सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री में जो एडजॉर्प्शन वाला पार्ट है वो सबसे कॉमन होता है और बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की बात हो रही है, एंथैल्पी चेंज ऑफ माइसेल फॉर्मेशन की बात हो रही है। 4 ऑप्शन थे और इन्हीं में ऑप्शंस बने हुए थे। बेसिकली आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इन दोनों के ऊपर कमेंट करना है कि नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो ये देख लेते हैं। एडजॉर्प्शन की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, अगर इसका रीजन भी देख लेते हैं। डेल्टा एच एडजॉर्प्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। ये आता कहां से, इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो एडजॉर्प्शन आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव होगा। डेल्टा जी को हम लोग लिखना चाहें तो डेल्टा एच प्लस माइनस टी डेल्टा एस, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो डेल्टा एच के ऊपर अगर कमेंट करें तो यहाँ पे मैं पहले डेल्टा जी और डेल्टा एस के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होगा ही सी,
एंट्रोपी चेंज क्या होगा? जब गैसेस मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और अगर आके किसी सरफेस पे वो एब्जॉर्ब होते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका रैंडम मोशन होता है वो आपका कम हो जाएगा। अगर रैंडम मोशन कम हो जाएगा तो आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा ये नेगेटिव होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। और अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा तो माइनस टी डेल्टा एस की पूरा टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब डेल्टा जी को नेगेटिव अगर करना है और माइनस टी डेल्टा एस की टर्म अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, अदरवाइज डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि एब्जॉर्प्शन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है। सेकंड अगर हम बात करें एंथैल्पी चेंज ऑफ माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल फॉर्मेशन होता है क्या? आपको मालूम है जो सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें और इनकी कंसंट्रेशन अगर क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन सीएमसी से अगर ज्यादा कर दें तो ये पार्टिकल आपके फिर कंबाइन करने लगते हैं और ये कंबाइन कर आपका माइसेल बनाते हैं, राइट। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर अगर माइसेल बना रहे हैं, हमसे कमेंट किया जा रहा है कि डेल्टा एच का साइन क्या होगा। अगेन अबाउट सीएमसी अगर देखेंगे तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी ऑफ माइसेल फॉर्मेशन ये भी नेगेटिव आएगा। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन कर माइसेल बनाएंगे तो जो डेल्टा एस है ये भी आपका नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे तो एंट्रोपी डेफिनेटली आपका डिक्रीज करेगा। और डेल्टा जी और डेल्टा एस अगर दोनों ही नेगेटिव है तो जैसा हम लोग यहाँ पे देखा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये टर्म पॉजिटिव है और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो जो लॉजिक हमने यहाँ पे दिया एब्जॉर्प्शन के करस्पॉन्डिंग, वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं माइसेल फॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग। दोनों केसेस में डेल्टा एच आपका नेगेटिव आएगा और यही सही आंसर होगा। बाकी जो चार ऑप्शन थे इसमें एक में नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से दे रखे थे, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी दिस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है यह है आपका मेटलर्जी से और आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेबलाइजर यूज होता है फॉर कंसंट्रेटिंग सल्फाइड ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, इसके लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सल्फाइड ओर्स का कॉमन कंसंट्रेशन मेथड कौन सा होता है। तो सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता क्या इसके अंदर, आपके जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ये आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो आप इनका एक सस्पेंशन बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं, कुछ फ्रोदर्स ऐड करते हैं। फ्रोदर्स होते हैं आपके जनरली पाइन ऑयल, कैम्फर ऑयल। पाइन ऑयल और कैम्फर ऑयल बेसिकली फ्रोथ बनाते हैं। इस फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्रेसोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रोथ स्टेबलाइजर की बात होगी वो होता है आपका क्रेसोल, ठीक है। इसके अंदर कुछ कलेक्टर्स भी डालते हैं जैसे कि जेंथेट्स होते हैं। ये कलेक्टर्स और पार्टिकल्स को और हाइड्रोफोबिक बनाते हैं और हाइड्रोफोबिक बनाने के बाद ये पार्टिकल्स को लेके जाते हैं फ्रोथ में। तो आपके जो इंप्योरिटीज है वो नीचे रह जाती हैं और जो आपके और पार्टिकल्स है वो फ्रोथ में चले जाते हैं। तो जेंथेट जो होते हैं वो कलेक्टर्स होते हैं जो और पार्टिकल्स को कलेक्ट कर फ्रोथ में लेके जाएंगे। पाइन ऑयल जो होगा वो आपका फ्रोदर है जो झाग बना रहा है और क्रेसोल उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सा स्टेबलाइजर आपका यूज होगा कंसंट्रेटिंग सल्फाइड ओर्स के लिए, तो करेक्ट आंसर विल बी क्रेसोल।